नमस्कार, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और हम देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। आज बात करेंगे यहां पर टैरिफ्स की, जहां पर अब यूएस की तरफ से और चाइना में जो रिटेलिएशन है उसका असर एग्रीकल्चर कमोडिटीज पर भी पड़ने लगा है। 10 से 15% का टैरिफ यहां पर चाइना ने इंपोर्ट्स पे लगाया है यूएस के एग्रीकल्चर की तरफ से। क्या इंपैक्ट रहेगा इसका भारत पर, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे सोने की, जहां पर तेजी के साथ अब कारोबार है। इन सभी अनसर्टिटीज के चलते एक सेफ हेवन बाइंग हमने सोने में लौटते हुए देखी है और पिछले हफ्ते के लोज से करीबन 50 से 55 डॉलर की तेजी अब यहां पर सोने में आती हुई नजर आई है। यहां पे आपको क्या करना चाहिए बताएंगे। और साथ ही बात करेंगे यहां पर मसालों की, जहां पर हल्दी में काफी तेजी यहां पर देखने को मिली है। यहां पर मार्केट्स किस तरह के फंडामेंटल्स देख रहे हैं और प्राइसेस कहां जा सकते हैं, इस पर भी होगी चर्चा। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मैकडॉनल्ड फेल्स ग्लोबल कमोडिटीज के सीईओ एशिया बिजनेस सुमित गुप्ता, फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी सिराज हुसैन और एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हेड अनुज गुप्ता। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहां पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज के साथ कर लेते हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे में जिस तरह की स्टेटमेंट्स हमने चाइना से, यूएस, कनाडा और बाकी कंट्री से आते हुए देखी हैं, उन सभी का इंपैक्ट एसेट क्लासेस पे तो पड़ा ही है, लेकिन साथ ही साथ एग्रीकल्चर कमोडिटीज ने भी काफी स्ट्रांगली यहां पर रिएक्ट किया है। अगर हम पिछले 24 घंटे ना भी देखें और पिछला एक हफ्ता अगर यहां पर ग्लोबल यूएस फ्यूचर्स के हिसाब से कमोडिटीज में देखें, तो हमने करीबन 8% की गिरावट यहां पर गेहूं में आते हुए देखी है। 4% की गिरावट सोयाबीन में है पिछले एक हफ्ते में। 6% की गिरावट पाम तेल में है। 12% की गिरावट यहां पर चीनी पे देखने को मिली। 5% की मंदी यहां पर कॉटन में आई है। ओवरनाइट कॉटन के प्राइसेस में बहुत शार्प डिक्लाइन यहां पर देखने को मिला है। और अगर कॉर्न की बात की जाए तो 8.5% की गिरावट यहां पर भी है। ऑफ कोर्स इंडिविजुअल फंडामेंटल्स भी हैं, क्योंकि ब्राजील की क्रॉप अच्छी है। वीट के मामले में यहां पर सोइंग बेहतर हुई है, मौसम बेहतर है, तो काफी सारे फैक्टर्स अदरवाइज भी यहां पर वे इन कर रहे हैं। लेकिन टैरिफ ऑफ कोर्स सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर है। सिराज हुसैन जी, पहले आपसे एक सेंस लेना चाहेंगे कि कैसे देखते हैं आप, बिकॉज यूएस चाइना एक बड़े लार्ज, दो बड़ी इकोनॉमीज तो हैं ही, बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स भी हैं। कैसे देखते हैं ग्लोबल इसका इम्पैक्ट, और फिर क्या हम इंडिया पे इसका एक इम्पैक्ट आता हुआ देखेंगे? देखिए मनीषा, ग्लोबल इम्पैक्ट इसका खास तौर से यूएस के जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट हैं चाइना को, सोयाबीन, कॉर्न, उस पर काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। और चाइना ने ऑलरेडी इस पे टैरिफ अपना बढ़ा दिया है। और चाइना ने इससे पहले भी जब टैरिफ लगाया गया था तो उन्होंने अपने इंपोर्ट्स अर्जेंटीना और ब्राज़ील से बढ़ा लिए थे। तो यूएस के सोयाबीन फार्मर्स और कॉर्न फार्मर्स पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। पिछली बार जब इस तरह के टैरिफ लगे थे तो यूएस ने एक बहुत बड़ा कॉम्पेंसेशन दिया था अपने सोयाबीन फार्मर्स को, जो कि एक तरीके से एग्रीकल्चर सब्सिडी यानी कि उनकी बहुत बढ़ गई थी। जहाँ तक इंडिया का सवाल है तो हमारे काफ़ी श्रिम्प एक्सपोर्ट्स यूएस को जाते हैं और उसकी वजह से हमारे जो केरला और कोस्टल स्टेट्स हैं उनके जो फिश फार्मर्स हैं, सी फूड जो फेयरर्स हैं, उनकी काफ़ी अच्छी एक लाइवलीहुड उनका उससे होता है। अब देखिए कि हमारा जो टैरिफ है वो करीब-करीब 30% है, जबकि यूएस का टैरिफ 0% है। तो वो ये कहते हैं कि हम भी 30% टैरिफ लगाएँगे। इनफैक्ट कई सालों से उनके यहाँ ये रिप्रेजेंटेशन हो रहे हैं कि यूएस गवर्नमेंट इंडियन सी फूड इंपोर्ट पे टैरिफ बढ़ाए, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इस पे पड़ेगा। बाकी राइस वगैरह और बफलो मीट का एक्सपोर्ट इंडिया से यूएस को बहुत ही कम है, ना के बराबर है। हम्म तो जो मेजर इम्पैक्ट यहाँ पर है, राइस जैसे आपने कहा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कॉटन कैसे देखेंगे आप? सोयाबीन को लेकर अब यहाँ पर क्या सेंस है? और जैसे आपने कहा श्रिम्प यानी कि मरीन प्रोडक्ट्स पे आपकी ज्यादा नजर है। जी, देखिए कॉटन तो अब पिछले साल अब इंडिया एक तरीके से इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, कॉटन एक्सपोर्ट कम हो पा रहा है, तो वी आर अ नेट इंपोर्टर ऑफ कॉटन दिस ईयर। तो कॉटन पे तो ज़्यादा इम्पैक्ट यूएस ट्रेड के साथ हमारा नहीं आता है, लेकिन श्रिम्प पे ज़रूर उसका एक्सपोर्ट आएगा। और इसका जो एक स्पिल ओवर इफेक्ट बाकी कमोडिटीज़ पे होगा, क्योंकि ये मालूम नहीं है, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर वहाँ गए हुए हैं, किस तरह के कंसेशंस हम उनको ऑफर करेंगे। और फिर जो भी कंसेशन यूएस को ऑफर होता है तो मोस्ट फेवर्ड नेशंस के तहत जो डब्ल्यूटीओ के रेगुलेशंस हैं उसमें बाकी कंट्रीज को भी सिमिलर टैरिफ्स देने होंगे। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। हमने अपने एक आर्टिकल में पिछले हफ्ते ये लिखा था कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो जो आउटसाइड एक्सपर्टीज है उसका इस्तेमाल करे, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर ऑफिसर्स जल्दी जल्दी ट्रांसफर होते हैं, तो उनके पास हो सकता है एक्सपर्टीज की कुछ एरियाज में कमी हो।
वेल एब्सोल्युटली, सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के लिए। और जहाँ तक नेगोशिएशंस की बात है, जी हाँ, हम जानते हैं हमारे मिनिस्टर्स वहाँ पर लगातार जा रहे हैं और ये बातचीत भी चल रही है कि किस तरह के कंसेशंस और किस तरह से हम यहाँ पर ज़्यादा टैरिफ से बच सकें। सुमित, ओवरऑल एक नंबर्स की सेंस यहाँ पर अब क्या बन के आ रही है, किस तरह का ट्रेड आप देखते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रेड डेफिसिट जो इंडिया और यूएस का है वो फेवर्स इंडिया इन दैट सेंस, जो यूएस नहीं चाहेगा। तो एज ऑफ नाउ क्या नंबर्स हैं, कैसे देखते हैं आप ये सारी कमोडिटीज़? गुड मॉर्निंग मनीषा जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट नाउ। हम ट्रम्प टैरिफ ट्रेड उसमें हमें टेरिटरी और ज्वाइन कर लेना चाहिए, बिकॉज ही इज टॉकिंग नॉट ओनली अबाउट टैरिफ बट ही इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट एक्सपेंशन। एंड टू योर क्वेश्चन कि हम इन नंबर्स को कैसे देखते हैं, वी शुड अप्रोच इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट यूएस से $40 बिलियन के आसपास है। एंड लार्जली इट इज इन द टेक्नोलॉजी स्पेस, मशीनरी स्पेस, एग्रीकल्चर का काफी छोटा शेयर है। और जैसा शिराज सर ने बोला, वी हैव 30% टैरिफ ऑन देयर प्रोडक्ट एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू गो एंड मेक द चेंजेस ऑन द एग्रीकल्चर साइड। बट जो भी यूएस और चाइना के बीच में हो रहा है, जैसे आपने शो के शुरू में बोला, उसका इम्पैक्ट सब कमोडिटीज पे हमको दिखाई दे रहा है। और वो हम आज जो हम प्राइस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो शिकागो के प्राइसेस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। शिकागो के अंदर यस प्राइसेस नीचे गए हैं, बट फ्लैट प्राइसेस प्रीमियम वर्ल्ड ओवर ऊपर गए हैं। फ्लैट प्राइस में उससे बहुत फर्क नहीं पड़ा है। ग्लोबल एसएनडी टैरिफ के कारण चेंज नहीं होगा, ग्लोबल ट्रेड फ्लो चेंज होगा। तो हमारे ट्रेडर्स को जरूरत होगी कि साउथ अमेरिका की जगह हो सकता है अब हमें यूएस से कुछ प्रोडक्ट्स लेने पड़े। तो आई थिंक इट्स अ नेचुरली बैलेंसिंग फिनोमिना and we are going to see trades getting redrawn in the months to come. सुमित, और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट फिर आप कहाँ पड़ता हुआ देख रहे हैं? जैसे सिराज जी कह रहे हैं कि मरीन पे एक इम्पैक्ट यहाँ पर आ सकता है, कॉटन में हम नेट इंपोर्टर्स यहाँ पर हो गए हैं, बाकी जगहों में ऑफ कोर्स जो ट्रेड फ्लो है यहाँ पर कुछ चेंज होता हुआ जरूर नजर आएगा। राइस पे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। कौन कैसे देखते हैं आप? Manisha ji, India, by import policy, we cannot import GMO corn. Since we cannot import GM corn, so US has no play into either DDGS or corn markets into India. India can only import as of now non-GMO corn, 100% non-GMO, which comes from Ukraine and Myanmar. Myanmar under LDC quota, Ukraine under advanced license. So US का हमेशा विश लिस्ट रहता है कि इंडिया के अंदर they should be able to export corn into India. But personally, I don't believe or I don't see that agricultural imports in India is going to change in any way. अगर हम wheat पे भी इसको extend करते हैं, US wheat cannot come into India because of the quarantine reasons, because of the ergot, because of Congress grass and various other wheat seeds which are present in US. So there are a lot of things which needs to change. Okay, it is not only a matter of tariff; it's a matter of non-tariff barriers also. And it is, जो शिराज सर ने बोला, it is a much more complicated subject. And if I am not wrong, India is the tariffs which India has put on US product is valid under WTO under agreement on agriculture because we are a developing country. And हम कोई भी commodity export के लिए नहीं बनाते हैं. We have a big farming population to support. The way US supported their farmers last time after tariffs, same way India is supporting its farm economy. So subject is way too complicated. I don't think there are many solutions which are going to come out immediately, and it's going to be a long drawn process. सुमित, हम नॉन जीएम का ही यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, बाकी हम इंपोर्ट यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। दैट पॉइंट इज वैलिड। सिराज जी, जीएम की बात इंडिया में काफी समय से हो रही है। आपको लगता है जिस तरह से पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, शायद जीएम को यहाँ पर कुछ पुश मिलता हुआ नजर आए? देखिए, ऑलरेडी इंडिया ने क्रिस्पार टेक्नोलॉजी को तो अलाउ किया हुआ है, तो यानी कि एक स्टेप तो हम आगे ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। अब जहां तक सवाल एक वीट इंपोर्ट की बात कही गई, तो 2006 और 2007 में जब वीट इंपोर्ट हो रहा था, हम उस सब्जेक्ट से डील कर रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ फूड में, तो काफी यूएस प्रेशर होता था कि हमसे आप वीट लीजिए, लेकिन जो सर्टिफिकेशन हमें चाहिए वो सर्टिफिकेशन उनकी एजेंसीज देने को तैयार नहीं थी कि हमारा वीट फ्री है। और वो सर्टिफिकेट रशिया और यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया ने दे दिया था। तो अब अगर वीट इंपोर्ट होता है, अभी ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा गोवा की कॉन्फ्रेंस में जो फ्लावर मिल फेडरेशन की थी, कि अभी तक जो सिग्नल्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से वीट का प्रोडक्शन कुछ ज्यादा इफेक्टेड नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि वीट इंपोर्ट फौरन होने वाला है।
ओके अब एक फाइनल सवाल आप दोनों से ही, और सिराज जी आपसे पहले, एवरी डे यहाँ पर कोई नई चीज़ है रिएक्ट करने के हिसाब से, और हमने देखा है सारी एसेट क्लासेस उसको रिएक्ट करती हुई नजर भी आ रही हैं। पिछले 24 घंटों में ही हमने यूएस की तरफ से, कनाडा की तरफ से, इवन यूक्रेन फॉर दैट मैटर, वहाँ से चाइना की तरफ से रिटेलिएटरी मेजर्स आते हुए देखे हैं। आने वाले समय में क्या देखना चाहिए यहाँ पर इन्वेस्टर्स को, क्योंकि हर तरीके से हर एसेट क्लास में जिस तरह की यहाँ पर मूवमेंट है, किस पर नजर होनी चाहिए? देखिए, ये तो बड़ा अनसर्टेन एटमॉस्फेयर इस वक्त क्रिएटेड है। यानी कि एक तरफ तो स्पीच में और प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानात से ये लग रहा था कि टैरिफ इंप्लीमेंट होने वाले हैं, लेकिन फिर सुबह सीएनबीसी का ही एक ट्वीट देखा कि यूएस ने कहा है कि हमारा एग्रीमेंट होने वाला है टैरिफ पे कनाडा और मेक्सिको से। तो ये बड़ा मुश्किल है इससे कोप अप कर पाना। हमें लगता है कि इंडिया की पॉलिसी ठीक है कि हम एक स्टेबल तरीके से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिससे कि हम किसी एग्रीमेंट पे पहुंच जाएं, बजाय इसके कि हम फौरन एक टैरिफ अनाउंस कर दें और फिर उसके बाद निगोशिएट करें। वेल एब्सोल्युटली। सुमित, आपकी क्या सेंस है, क्या देखना होगा इस वक्त, और क्या आप यही कहेंगे कि डे टू डे यहाँ पर जिस तरह की मूवमेंट है, कॉशियस साइडवेज अप्रोच परहैप्स बेस्ट है? निशा जी, मैं इसको दो शब्दों में बोलूंगा। एक, देयर इज अ ग्रीक सेइंग, द स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे कैन एंड वीक सफर एज दे मस्ट। और हमारे रामधारी दिनकर जी ने उसका जवाब दिया था, क्षमा शोभती उस जन को जिसके पास गरज है। दैट मीन्स यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग टू सी थ्रू दीज एक्टिविटीज। ओके, you don't need to react on day-to-day basis. Okay, time is the biggest healer in these subjects. These are negotiation tactics, and we are a strong country. And US, if they need to fight China and they need to fight their neighbors, they need countries on their side also. Okay, and people are our biggest asset. So I don't think US is going to come after China, India, and Russia together in one go. So from that point of view, we are on a strong footing. ऑलराइट, तो इंडियन पॉलिसीज जहां तक हैं ज़्यादातर अलाइंड हैं, और बहुत ज़्यादा कोई बड़ा इम्पैक्ट होगा ऐसा लगता नहीं है। और जैसे सिराज जी ने कहा भी कि हमारे मंत्री वहां पर हैं और कुछ नेगोशिएशंस वहां पर हैं, कुछ कंसेशंस वहां पर मिलने की बात है। आपको याद भी दिला दें कि जहां तक यूएस का ट्रेड है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, $5.3 ट्रिलियन है। इसमें इंडिया कंट्रीब्यूट करता है 2.4% के लिहाज से, और जैसे सुमित ने भी कहा कि $40 बिलियन का यहाँ पर एक ट्रेड डेफिसिट है जो यूएस देखता है इंडिया के साथ में, और 10वें सबसे बड़े पार्टनर हैं हम यूएस के साथ जहाँ तक इंडिया की बातचीत होती है। तो ऑफकोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि किस तरह के रिएक्शंस और इम्पैक्ट हम यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे। वेल, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का भी समय है। बहुत शुक्रिया सिराज जी, सुमित, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए, और वो डिफिकल्ट टाइम्स में कैसे देखें, किस तरह का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, उस पर चर्चा भी करने के लिए। जब लौटेंगे तो अनुज गुप्ता होंगे हमारे साथ, उनसे जानेंगे कि नियर टर्म में यहाँ पर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कैसे बनाई जाए। हमारे साथ अब एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज अनुज गुप्ता हैं। अनुज, नमस्कार। और डिफिकल्ट टाइम्स में स्ट्रैटेजीज कैसे बनाएं, वो एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन शुरुआत यहाँ पर सोने के साथ करना चाहेंगे, जहाँ पर कुछ सेफ हेवन बाइंग हमने सपोर्टेड बनते हुए देखी है। 2900 के ऊपर अभी भी यहाँ पर कारोबार है, 86,000 के ऊपर एमसीएक्स में ट्रेड्स हो रहे हैं। और कैसे, क्या राय देंगे अब इस समय में इन करंट प्राइसेस पे क्या करना चाहिए? मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, जब भी टफ टाइम आता है तो गोल्ड हमेशा सपोर्ट करता है, और हमने देखा है कि गोल्ड में कल एक रिकवरी देखने को मिली, और आज भी हम देखें तो मार्केट गैप से नीचे खुला था, बट वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी आती हुई दिखाई दी है, और अगेन अब $2900 के ऊपर प्राइस सस्टेन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कमोडिटी में गोल्ड सिल्वर दोनों ही एक पॉजिटिव वे में जा सकते हैं, तो यहाँ पे हमें लगता है खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। गोल्ड में करीबन 85,850 के आसपास खरीदारी करें, स्टॉप लॉस लगाए 85,600 का। हमें लगता है कि टारगेट 86,180 तक देखा जा सकता है, कि मीन्स करीबन $2930 तक के लेवल गोल्ड में देखे जा सकते हैं। जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल टेंशन हम देख रहे हैं कि अब कनाडा और मैक्सिको दोनों और चाइना भी दोनों अब रिटेलिएट करते हुए दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से एक थोड़ा सा जियो पॉलिटिकल टेंशन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से एक सेफ हेवन डिमांड हम आते हुए देख रहे हैं। इवन अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स अब ऑलमोस्ट 106 के नीचे आता हुआ दिखाई दिया, वहां भी हमने गिरावट आते हुए देखी है, तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर पे आता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि उसकी वजह से गोल्ड सिल्वर को एक सपोर्ट मिलना चाहिए, और गोल्ड में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 1% की तेजी देर रात कल चांदी में देखते हुए नजर आई, वहां पर भी आपको लगता है खरीदारी जारी रह सकती है?
बिल्कुल देखिए $31 तक चांदी आई थी, वहां से अच्छी खासी रिकवरी यहाँ देखने को मिला। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो सभी इंडस्ट्रियल मेटल में एक हमने रिकवरी आती हुई देखी है। तो मुझे लगता है कि सिल्वर के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं, करीबन 96,150 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाएं 95,700 का, टारगेट करीबन 97,300 तक देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि चांदी अगेन $32.5 तक के लेवल दिखा सकती है। तो डॉलर की वीकनेस और जियो का टेंशन कहीं ना कहीं बुलियन को सपोर्ट कर रहा है। हमें लगता है कि चांदी में भी इंट्राडे में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। अनुज, आपने मेटल्स का यहाँ पर जिक्र किया और जी हाँ, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वहां पर देखने को मिली है। टैरिफ्स की कंसर्न तो है ही, लेकिन जिस तरह से चाइना की तरफ से हमने सभी स्टेटमेंट्स आते हुए देखे हैं, काफी पॉजिटिव है। चाहे वो ट्रिलियंस ऑफ युआन की यहाँ पर बॉन्ड्स में इशुएंस है, या फिर जीडीपी 5% रहने की बात की जा रही है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली जिस तरह से स्टील रिस्ट्रक्चरिंग की बात की गई चाइना में, जहां पर कुछ कटौती देखने को मिल सकती है प्रोडक्शन में, उसका क्या इम्पैक्ट बनता हुआ देखते हैं आप? देखिए बिल्कुल, जो स्टील की कटौती की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उससे कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा। और अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हमें लगता है कि चाइना में बढ़ सकती है। जिस तरीके से अभी हमने इनके लास्ट के पीसी के नंबर देखे थे, जीडीपी के नंबर हम देख रहे हैं, तो इकोनॉमी ग्रो करती हुई दिख रही है लोअर लेवल से। हमने दिसंबर में भी इनकी अच्छी खासी रिकवरी देखी थी, जनवरी में भी हमने चाइना की रिकवरी आते हुए देखी है। तो इकोनॉमी जो ग्रो कर रही है उसका काफी इम्पैक्ट हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पे देख रहे हैं, और हमें लगता है कि उसकी वजह से इंडस्ट्रियल मेटल को काफी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, काफी बूस्ट मिल सकता है, और उससे इंडस्ट्रियल मेटल को सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो हमें लगता है कि कमोडिटी फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल मेटल, बेस मेटल को काफी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है आने वाले दिनों में। हम्म। अनुज, एक सवाल यहाँ पर एग्री पे लेना चाहेंगे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में स्पेशली सीएमई में ये जिस तरह से 5 से 12% की गिरावट पिछले एक हफ्ते में देखने को मिली है, क्या उसका कुछ इम्पैक्ट हमने इंडियन मार्केट्स में अटॉल आता हुआ देखा है? देखिए बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो जिसमें सोयाबीन, व्हीट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टैरिफ लगने की वजह से हमने देखा है कि सोयाबीन के प्राइस काफी करेक्ट हुए हैं। हालांकि अगर हम व्हीट के प्राइस देखेंगे तो व्हीट में भी हम देखें तो काफी उठापटक देखने को मिली है। मगर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो रिटेलिएशन चल रहा है, और अगर आप ग्लोबली टैरिफ को देखेंगे तो हमें लगता है कि एग्रीकल्चर काफी इफेक्ट होगा। और कहीं ना कहीं उसकी वजह से हम देखेंगे कि जो डिमांड कंसर्न है वो थोड़े वीक होते हुए दिखाई देंगे, जिसकी वजह से प्राइसेस में हम ड्रॉप देख सकते हैं। और हम देख भी रहे हैं कि अगर एग्रीकल्चर की अगर आप बात करेंगे तो काफी करेक्शन हमने एग्रीकल्चर के प्राइसेस में आता हुआ देखा है। और अगर ये ऐसे ही टैरिफ रहते हैं तो आगे भी हमें लगता है कि थोड़ी बहुत गिरावट आपको एग्रीकल्चर में देखने को मिल सकती है। हम्म। साथ ही साथ अनुज, ये बात यहाँ पर जैसे आपने कहा खाने के तेलों में एक इम्पैक्ट आता हुआ नजर आया है। जिस तरह की गिरावट हमने शुगर और कॉटन में बनते हुए देखी है पिछले 2 सेशंस में, काफी भारी रही है। शुगर में करीबन 12% की गिरावट है, और कॉटन में कल देर रात ही करीबन 4 से 7% की गिरावट देखने को मिली। इंडियन मार्केट्स ऑफकोर्स ग्लोबल मार्केट से यहाँ पर क्यूज देते हैं, स्पेशली कॉटन में। देखिए बिल्कुल, जो इंडियन मार्केट है, हालांकि बहुत बड़ा कंज्यूमर भी हम है और प्रोडक्शन भी हम काफी बड़ा करते हैं कॉटन में, मगर उसके साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट से हम क्यूज लेते हैं। मगर जो टैरिफ लगे हैं उससे काफी हद तक इम्पैक्ट हुआ है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो इस बार इंडिया के अंदर थोड़ी सी प्रोडक्शन कम का अंदेशा आ रहा है कॉटन में। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मार्केट में भी आपको इंटरनेशनल मार्केट के प्राइसेस का इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। और टैरिफ लगने की वजह से हमें लगता है कि भावों में भी और गिरावट देखी जा सकती है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो चाहे शुगर हो, कॉटन हो, व्हीट हो, सोयाबीन हो, हमें लगता है कि सभी में अभी भावों में कुछ गिरावट आपको कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर सोने चांदी और मेटल्स में है, लेकिन एग्रीकल्चर कमोडिटीज में जिस तरह का प्रेशर हमने आता हुआ देखा है, उस पर इंडिया का इम्पैक्ट तो है ही, और गिरावट प्राइसेस में बन सकती है, ऐसा अनुज का मानना है। बहुत शुक्रिया अनुज, साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज पर राय भी देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, हम लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटीज की।